नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अब बारी दूसरे चरण के रण की है। प्रचार का शोर थम गया है। वैसे तो आपने सुना ही होगा, गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए, यानी जिनसे सीखा उनसे ही 2 कदम आगे निकल गए। सियासी जानकार बताते हैं कि भले तेजस्वी 2 सीएम के संतान हो, पर चाचा ने भतीजे को सियासी डगर पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अब भतीजे चचा के साथ रेस लगा रहे हैं। बात सिर्फ चचा से रेस में आगे निकलने भर की नहीं, बल्कि अपनी सियासी साख भी साबित करने की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दूसरा चरण इन सबके लिए लिटमस टेस्ट होना है? पहले देखिए चल क्या रहा। पूर्णिया की लड़ाई अब आन पर आई। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। पप्पू यादव को पास होने का भरोसा। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं होगा, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। किशनगंज सीट बचा पाएगी कांग्रेस। बीजेपी का क्या है कि आरएसएस एजेंडा को आगे ले जाना। क्या आप चाहते हैं इस देश में आरएसएस का एजेंडा चले? कटिहार में बचेगा जेडीयू का किला। 70 में मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था और मैंने तय किया था कि इसी को मैं अपनी कर। भागलपुर में किसका चमकेगा भाग्य? योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अगली योजना को उठा के बाहर फेंकेंगे, खत्म कर देंगे। दूसरे चरण में लिटमस टेस्ट। सवाल तो पूछेंगे। यहां सवाल है और 5 सीटों का सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले चरण में जो स्थिति बनी थी, अगर दल खुद को कहीं से भी पिछड़ता आंक रहे होंगे तो अब बढ़त बनाने का मौका है, और अगर बढ़त बना रहे होंगे तो उस बढ़त को आगे बरकरार रखने का मौका है। ऐसे में सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ जवाब देने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी, और राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धीरज जी, सवाल आपसे। इस सीट में आपकी ज़्यादा भागीदारी है। 5 में से 4 पर जेडीयू के सिंबल पर एनडीए प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, क्या संभावना देख रहे हैं? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और आरोप बीजेपी पर लग रहा है संविधान बदल देने का, संविधान रद्द कर देने का, लेकिन उसमें भागीदारी आपकी भी बताई जा रही है और ऐसे में गंभीर आरोप हैं। 5 सीटें हैं, किस तरह से देखा जाए? देखिए दीपक जी, अभी जो 5 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका है। पहले चरण में जो हुआ था उसमें बहुत कम परसेंटेज लोग मतदान किए थे। तो पहले तो हम लोग सभी बिहार के माता बहनों से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलें, चूँकि मतदान करिएगा तो एक अच्छे नेता का चुनाव आप लोग करिएगा। ये बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में अभी तापमान बढ़ी हुई है, गर्मी का दिन है, लेकिन दूसरा चरण है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार मतदान का परसेंटेज पिछली बार से ज़्यादा रहेगा, 60% से ज़्यादा होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ अभी चुनाव प्रचार थमा है वहाँ पर कई सभाएं की, रोड शो भी किए, यहाँ तक कि वहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों से वर्चुअल मीटिंग भी किए, सबसे 1 to 1 बात भी कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे और जो एनडीए के सीटों पर चुनाव हो रहा है उसका समीक्षा किए। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए, हम लोग बिहार में विकास किए हैं और विकास पर ही वोट मांग रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने किसी स्पेशल जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं काम किया है, हमने सबके लिए काम किया है, तो हम लोग सभी लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। और एक बात जान लीजिए कि पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग का बढ़त था ही, लेकिन ये बात जान लीजिए कि आने वाला जो अभी चुनाव है
ये जो अभी 5 सीटों पर जो हो रहा है उसमें तो हम लोग सभी सीटों पर जीतने का काम करेंगे। और एक बात आपने कहा कि जो पूर्णिया में स्थिति पैदा हुई है, तो ये कोई पहली बार नहीं है आरजेडी का चरित्र। तो आप देखे होंगे कि उस समय जिस समय बिहार का बेटा हुआ करता था कन्हैया कुमार को मौका मिला था, उस समय सभी लोग गठबंधन में ही थे, उस समय अपना एक कैंडिडेट देकर उसको हरा के ये लोग भेज दिए। तो ये पहली बार नहीं है, चूंकि है क्या ना कि कोई दूसरा आ जाएगा तो अपने अस्तित्व की बात आ जाती है। चूंकि पप्पू यादव से वही लड़ाई है, अपना अस्तित्व की, तेजस्वी यादव वर्सेस पप्पू यादव। चूंकि वो भी उस किसी समय आरजेडी पर दावा कर रहे थे कि हमारा भी हक हिस्सा है, तो उस समय इन लोग इनको निकाल के बाहर कर दिए। अब समझिए बात, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है और मोदी जी का गारंटी, और बिहार में 40 सीटों पर हम लोग जीत इसलिए हासिल करेंगे, जीत इसलिए सुनिश्चित करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, और विकास में हम लोग वोट मार रहे हैं, न्याय के साथ समावेशी विकास किए हैं। तो इस पे दीपक जी, बाकी लोग दावा करते हैं, करते रहे, हम लोग 40 सीट इस बार जीतने जा रहे हैं और फिर पुनः प्रधानमंत्री जी को हम लोग गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे। धीरज जी, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक ये आपका भी दावा ही माना जाएगा। गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, इस बार तो साख पूरे INDI अलायंस की साख बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आ जाती है, क्योंकि एक सिटिंग सीट है, उसे बचाने के साथ साथ अन्य सीटों पर सहयोगियों की जीत सुनिश्चित हो, इसमें भी भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले दीपक जी इस बात को समझिए कि जो प्रधानमंत्री 2014 में बिहार की जनता से तूफानी वादा कर दिया, तूफानी वादा, जैसे 2 करोड़ रोजगार बिहार में बहार, उसके बाद 1.25 लाख करोड़ बिहार को पैकेज, तमाम तरह की कंपनी, फैक्ट्री, तमाम तरह का डेवलपमेंट। नतीजा 10 साल के बाद पूरे बिहार के छात्र अग्निवीर के नाम पर और सेना को खराब करने के नाम पर प्रधानमंत्री के विरोध खड़ा हो गया। पूरे बिहार का लाखों छात्र, पुलिस के डंडे से नहीं डरा, वो पूरे बिहार का लड़कों ने विरोध किया। तो मोदी जी तो वैसे भी फुस हो चुके हैं। 2020 के चुनाव में एक प्रधानमंत्री जगह जगह कहता चल रहा है कि नीतीश जी बनेंगे सीएम, नीतीश जी बनेंगे सीएम। क्या हालत है प्रधानमंत्री की। आज बिहार में नतीजा, आज दरभंगा एम्स में एक ईंटा नहीं लगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, जो रेलवे, बैंक और सेना में जो मुख्य मिडिल लेवल की रोजगार थी उसको खत्म कर दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हराने के लिए बिहार तैयार है और उसके लीडर जननायक राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है बिहार में। और 40 में से 35 से 36 सीट पर हमारा दावा बहुत मजबूत है। और पुराना जो 4 सीट अभी हुआ है, मतदान की वजह हीट वेव नहीं है। हर साल, हर बार गर्मी में होती है लोकसभा का चुनाव, हमेशा वो हीट वेव का टाइम रहता है। मतदान की वजह है प्रधानमंत्री की साजिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब लोगों को इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं रह गया, लोगों को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिलने वाला है, महंगाई से मिडिल वर्ग परेशान है। इन सब चीजों से हैरान परेशान होकर कुछ लोगों ने अपना उन्माद छोड़ दिया, चुनाव के प्रति भरोसा नहीं जताया, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और ये लोग ये साबित करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बिहार में इस बार 3 से 4 सीट भी मिल जाए तो गनीमत मानिएगा। ये दावा आपका है। दावा हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, जिस तरह से साख की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है कि सिर्फ एक सीट पूर्णिया ही नहीं बल्कि इस बिहार के लोकसभा चुनाव में जो तेजस्वी की भूमिका है, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता है, जिस तरह से वो पार्टी को सिंगल हैंडेडली लीड कर रहे हैं, वो भी साख सवालों के घेरे में होगा? देखिए दीपक जी, ये जो आपका सवाल है, आपने तो देखा ही तेजस्वी यादव जी की साख। आज ये चुनाव पहली चुनाव नहीं वो लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या 2015 का विधानसभा चुनाव हो, खास करके छोड़ दीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव की ही चर्चा आप कर लीजिए। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहे थे अकेले दम पे। और 33 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी के पीछे 33 हेलीकॉप्टर चलता था एनडीए का। तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। आपने देखा परिणाम, मात्र 7 सीटें और हम जीत जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव जी होते। मात्र एनडीए से 12,000 वोट कम आए, वो भी 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार को शासनादेश के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने हराने का काम किया। तो साख पर तो मुहर लग गई है। स्वीकारिता बिहार की जनता के बीच तो उनकी है ही, लगातार पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हाँ, लोकसभा की चुनाव की बात, हाँ, स्वीकारिता और अविश्वसनीयता किसकी कमी है? माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, उसी साख का परीक्षण निरीक्षण भी तो इस बार होना है। नीतीश जी का लगातार साख गिरते जा रहा है। आज बिहार में 3 नंबर की पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा ने बिहार की जनता ने उनको बना दिया। आपने देखा होगा 14 के लोकसभा में लोग चिल्लाते हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं मैंने ये किया वो किया। 2014 में तो लोकसभा का चुनाव लड़े थे नीतीश जी अकेले दम पे, 2 सीट मात्र आए थे। उस समय भी जदयू की सरकार थी बिहार में। कहां चला गया वह चेहरा? तो लेकिन एक बात स्पष्ट है, जनता को इन लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया। बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार, केंद्र में विगत 10 सालों से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, इन्होंने आखिर बिहार को दिया क्या? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं दिया। उन्होंने 14 में भी 2019 में भी वादा किया था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देंगे, नहीं दिया। महंगाई कम हुई नहीं। विदेशों से काला धन बोले थे लाएंगे, प्रत्येक नागरिकों को 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ भाई? किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, क्या हुआ भाई? कहा था 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, क्या हुआ भाई? ना महंगाई कमी, ना बेरोजगारी कमी। आज चारों तरफ आम जनता त्राहिमाम है बेरोजगारी से, महंगाई से। वहीं बिहार की बात कर लीजिए, 17 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, एक रुई की फैक्ट्री नहीं खोल पाया, और वहीं पलायन नहीं रुका बिहार से। वहीं आप देखिए 17 महीने में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने वो काम करके दिखाया जो नीतीश जी ने 17 साल में नहीं किया। 17 महीने के दौरान तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नौजवानों को जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। मतलब इतनी उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि मुखी विकास अगर दीपक जी हुआ तो 17 महीने में हुआ। और गांव में चले जाइए, विकास का मतलब बोलेंगे लोग 17 महीने का कार्यकाल रहा, और विकास का मतलब तेजस्वी यादव। चलिए, लोग जो बोलेंगे वो बटन दबाकर भी बताएंगे। तेजस्वी यादव। चलिए, तो ठीक है। इसलिए दीपक जी सेकंड चरण का भी जो चुनाव है 5 क्षेत्रों में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन लड़ रही है। 5 का 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलिए, ये आपका भी दावा है, एनडीए को मिलने तो नहीं सबका अपना अपना दावा है। सामने वाले के साख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अपने नेतृत्व के साख को शिखर पर बताया जा रहा है। लेकिन इसका आधार क्या है, ये हम और समझने का प्रयास करेंगे, और किस तरह से साख पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये सवाल तो बरकरार रहेगा। बात कर रहे हैं दूसरे चरण में साख बरकरार रखने की। साख सवालों के घेरे में क्यों आ रहा है इस पर, और इसमें 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। अब हम उन फैक्टर्स का प्रभाव समझने का प्रयास करेंगे। धीरज जी, आपसे हम शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि अरुण जी ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब देने के साथ साथ जो 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक तो पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव, और दूसरे AIMIM फैक्टर, जिनका प्रभावशाली वोट बैंक उनका बताया जाता है जो माई समीकरण रखते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना वोट बैंक मानती है। तो इस वोट बैंक में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, हम ये भी समझना चाहेंगे। दीपक जी, आरजेडी वाले लोग जो दावा कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को ये लोग अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर बिजली घर घर तक पहुंचाया है तो किसी जात धर्म के लोगों के लिए नहीं पहुंचाया है, सभी लोगों के लिए पहुंचाया है। अगर हर एक
पंचायतों में, हर एक गाँव में अगर विद्यालय खुले गए हैं तो सभी जात धर्म के लोगों के लिए किया गया है। कोई विशेष, अगर बहुत सारी बातें हैं, इतने विकास हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में समय में कि हम गिनाते थक जाएंगे और आप सुनते थक जाएंगे। ये जान लीजिए, जिस तरह से ये अरुण जी दावा कर रहे हैं, इनको तो ये बताना चाहिए कि जिस समय बिहार की भोली भाली जनता ने 15 साल इनके माननीय लालू प्रसाद यादव जी और अभी यादव जी के कि वहीं जब समय दिया गया था, उस समय ये लोग क्या किए? ये लोग बिहार की भोली भाली जनता को दिखा रहे थे कि हम आगे बढ़ाएंगे, समृद्ध कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना लूटपाट किया, परिवारवाद किया कि ये जान लीजिए। कंपनी, कौन कंपनी की बात कर रहे हैं? फैक्ट्री खोला आपने 10 क्या बात करते हैं? 20 साल से आरजेडी सरकार में नहीं है। आपने किस क्या समय, जिस 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी, आपने क्या दिया था? आप ताज नहीं दिए थे, कांटों का ताज दिए थे। बिहार का परसेप्शन पूरी दुनिया में क्या था कि बिहारी लोगों से लोग घृणा करते थे। अरे आप लोग क्या बात करिएगा? कांग्रेस वाले लोगों ने तो पूरे भारत को लूटने का काम किया। देखिए, मौका भारत के लोगों ने दिया, वही आज आप लोग भुगत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वाले लोग बिहार में अपना जनाधार खो चुके हैं और आरजेडी के बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी कांग्रेस के नाम से ये क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए, सभा में भी हम लोग सभी जात धर्म के लोगों के साथ काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लोग भरोसा करते हैं। कौन फैक्ट्री की बात करते हैं? बिहार में क्या था? दरभंगा में एम्स खोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? बात लग गई 10 साल में सब हो रहे हैं। कहां हो रहा है? एकदम हो रहा है काम। आपके कहने तो नहीं, का दर्जा दे दिया आपने। क्या बात आप करते हैं? आप लोगों के पास इतने दिन से जब मौका दिया गया था तो आप लोगों ने क्या किया? 10 सालों में आप क्या चाहते हैं? 10 सालों में आप क्या चाहते हैं? अरे देखिए, 18 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप 2005 से पहले बिहार की बजट क्या हुई थी और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अरे आप क्या बोलिए? देखिए, आप लोग केवल जुमलेबाजी न करिए। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा माने जाते हैं और बिहार का विकास किए हैं। हमारी बातें को पूरी होने दीजिए। देखिए, कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ने भी मौका दिया था और केंद्र में सरकार इतना दिन लंबे वर्षों से रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? किस फैक्ट्री की बात करते हैं? उस पर चर्चा किसी दिन अगर दीपक जी कभी इस पर चर्चा करेंगे तो हम लोग वो भी बताने का काम करेंगे। इस पर बात करिए। और रही बात ये तो अब चुनाव के समय आपके नेता कर ही रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन गोपाल जी एनडीए को वोट करिए। आपके पास वो लोग जान रहे हैं कि इंडी गठबंधन हार रहा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पष्ट बोल दिए, धीरज जी वो हार रहा है, आप जीत रहे हैं, लेकिन किस आधार पे जीत रहे हैं? ये जो समीकरण का हम प्रभाव पूछना चाह रहे थे, पप्पू यादव और AIMIM फैक्टर इस दूसरे चरण में विशेष रूप से पूछ रहे हैं, क्या उस फैक्टर से आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल। हम लोग देखिए, हम शुरू से आपसे कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग किसी जात धर्म के लिए काम नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं कि सबको लेके चलते हैं। अगर जितना वो दुर्गा पूजा में अगर सभी लोगों के पास जाते हैं, अगर ईद होता है सभी लोगों के पास जाते हैं। एक बात समझिए, ये सब नहीं है, हम लोग अलग नहीं, A to Z वाले हम लोग हैं। ये 6 महीना इधर जान लीजिए। 6 महीना उधर रहा। अरे तो आप बताइए ना, आप बताइए, गोपाल जी आए थे कि बिहार की जनता की भलाई के लिए आए थे कि अपना भलाई साधने के लिए आए थे? गोपाल जी, ये जो स्लोगन A to Z वाला है वो अरुण जी की पार्टी से मैच करता दिख रहा है, तो हम चाहेंगे अरुण जी भी अपनी बात रख लें इसी बीच। यही तो दीपक जी, रोजगार हमने दिया, तो आज नीतीश जी भी कह रहे हैं कि रोजगार तो मैंने दिया, तेजस्वी जी कैसे दे? आप बताइए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम होता है, विकास होते हैं, पैसे लिए जाते हैं। गोपाल जी, हम आपके पास आएंगे, आपको अलग से समझाइए। डिबेट होता है। सुनिए तो धीरज जी, आपने सवाल किया, ठीक है, आपका वाजिब सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं ना। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे बिहार के नौजवानों को, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का क्या प्रतिक्रिया था? तेजस्वी जी कहां से पैसा देंगे, कहां से नौकरी लाएंगे? बाबूजी के पास से नौकरी लाएंगे क्या? ये तो पब्लिक डोमेन में भी है। बिल्कुल है। लेकिन उसके एवज में एनडीए ने कहा 19 लाख हम नौकरी देंगे। सीतारमन जी यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही, 9 नौकरियां नहीं मिला बिहार के नौजवानों को। जब एनडीए छोड़कर आए नीतीश जी, भाजपा छोड़कर आए लालू जी के शरण में कि अब हमें
समाप्त कर देगा भारतीय जनता पार्टी, पार्टी को तोड़ देगा। ये देशद्रोही पार्टी है। हम सरकार बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। तो आपने देखा 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त को झंडा तोलन के उपरांत, मैंने ये पब्लिक डोमेन में है, रिकॉर्ड देख लीजिए, नीतीश जी ने कहा तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, 10 लाख तो देंगे ही इनके वादे अनुरूप, और ऊपर से 10 लाख रोजगार भी देंगे। आपने देखा 17 महीने क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी दिया है? आप तो सुनिए ना, क्या बात आप लोग करते हैं? आप बता दीजिए ना, मुख्यमंत्री मुखिया होता है कि उप मुख्यमंत्री होता है? क्या बात करते हैं? अरे प्लीज सुन, 10 दिन में नौकरी मिलती है, क्या बात आप कर रहे हैं? मैं और ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से। बिहार की आवाम, बिहार की जनता, बच्चा बच्चा से जाके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, जुमला मतलब भारतीय जनता पार्टी, पलटी मार की राजनीति मतलब आदरणीय नीतीश कुमार। ये हमको बताने से नहीं होगा, इसलिए आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। धीरज जी प्लीज, आप हमारी बात पहले सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप सुन लीजिए ना, आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा। 5 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में होना है दूसरे चरण में। सीमांचल की 3 सीटें हैं। सीमांचल बिहार का हिस्सा नहीं है क्या? 17 साल से आपकी सरकार है, आपने सीमांचल को क्या दे दिया? और वहीं आपके साथी एनडीए के लोग, अमित शाह जी कह रहे थे हवाई जहाज उड़ने लगा, एयरपोर्ट पूर्णिया का चालू हो गया क्या? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी गए थे टिकट काउंटर खोजने के लिए, भाई मिला नहीं। क्या आपने दिया उस पिछड़े इलाके को? सुन लेते उसके लिए क्या किया स्पेशल? ये तो बताएंगे नहीं। सुन लेते हैं, बाल धीरज जी। बच्चे की बात करेंगे, धीरज जी से सुन लेते हैं। स्टेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करके भाजपा के तर्ज पर उलूल जुलूल बात करते हैं, जो कि आज बिहार की जनता के बीच वो हंसी का पात्र बन चुके हैं। चलिए धीरज जी अपनी बात रखिए। उपलब्धियां नहीं है। ठीक है अरुण जी, समय का अभाव है। एक बात ध्यान रखिए कि जिस समय महागठबंधन की सरकार पुनः बन गई थी बिहार में, उस समय एएनआई के पत्रकार बंधु आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर क्वेश्चन ये पूछे थे कि बताइए अब तो आपकी सरकार बन गई बिहार में, आप तो 10 लाख नौकरी देंगे ना? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए हमने 2020 के चुनाव में जनता से वादा किए थे कि अगर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री है। अरे आप सुनिए, रुक जाइए। और सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के आपको जानकारी सुविधा के लिए मंत्रिमंडल होता है। एक बात जान लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये बताए ना, और ये जो विभाग थे उसमें उन्होंने कितना बाहर निकाला और क्या किया। तो हमारा बात जान लीजिए, देखिए जुमलेबाजी न करिए। स्वीकार अभी देख लीजिए, कांग्रेस कह रही है कि हमारी अगर सरकार बन जाती है इंडी गठबंधन की तो हम साल में 30 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वही एक छोटा दल, घटक दल होते हुए आरजेडी कह रही है कि हम 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। बिहार की जनता नहीं समझ रही है, देश की जनता नहीं समझ रही है। अरुण जी जुमलेबाजी न करिए। देखिए हम लोग काम करते हैं और काम पर भरोसा रखते हैं। हम लोगों ने विकास किया और विकास लेकर और वोट मांग रहे हैं, और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 40 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके कहने से मान लेंगे हम लोग। बताइए ना। बिल्कुल। चलिए, किसने क्या किया, किसके दावे में कितना दम है, माफी चाहेंगे गोपाल जी, वक्त अब नहीं रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, अरुण कुमार जी और गोपाल कृष्ण जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जिस चीज की आखिर में बात हो रही थी वो था परसेप्शन, यानी कि धारणा, और ये धारणा सियासत की धारा बदलने का मादा रखती है। किसकी धारणा कितनी प्रभावशाली, कितनी मजबूत, और वही धारणा सियासी दल के नेता का कद भी तय करता है, और वो कद बनाने बिगाड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है। देखना दिलचस्प होगा कि ये 5 सीट पर बन रही धारणा कितना प्रभाव रखती है, किसके पक्ष में, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।